और सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन के तनाव की करेंगे, क्योंकि इसे लेकर दुनिया के देशों की जुबानें और तोपें दोस्त दुश्मन की पहचान करने लगी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादी असर वाले दो हिस्सों को अलग करके नए देश के तौर पर पहचान दे दी है। और पुतिन लगातार अड़े हुए हैं कि यूक्रेन पर चोट के बाद यूएन से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने नए हिस्से पर प्रतिबंध लागू कर दिए। यूएन ने अहम बैठक में रूस के कदम को संप्रभुता पर चोट करार देकर नाराजगी जाहिर की। इस बीच नेटो से लेकर यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच तनातनी चरम पर है। Ukraine wanting to create their own nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have Tochka-U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine. The Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian units, Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. से स्वतंत्र देश जो हैं वो बनाए गए हैं। अलग हुए हिस्से में जश्न है तो रूसी सेना यहां अपने हिस्से से एंट्री कर चुकी है। यूएन में सभी देशों ने अपना पक्ष रखा और भारत ने अब दो टूके कह दिया कि वो शांति से मसला सुलझाने के पक्ष में है। अब बात यूपी चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव में कल सोनिया गांधी की एंट्री हुई। वर्चुअल संबोधन में सोनिया गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और किसान पर सरकार को घेरा। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आपने कांग्रेस की राजनीति देखी है। कांग्रेस की राजनीति सेवा की और आपको अधिकार देने की है। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बता दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। सेवा और अधिकारों की राजनीति के रास्ते पर चलते हुए ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आमजनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है।
कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद से तनाव का माहौल है। यहां मंगलवार सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया और इस घटना के बाद शुरू हुए बवाल पर राजनीति भी गरमाई है। कर्नाटक में एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। 23 साल के एक युवक की हत्या ने कर्नाटक को फिर दहला दिया है। गुस्से की आग में एक बार फिर से कानून व्यवस्था जल रही है। रविवार को कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप 4 से 5 लोगों पर है, लेकिन फिलहाल इस मामले में 2 लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। ये ढिलाई ही हर्षा के समर्थकों के गुस्से का कारण है। 3 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನು ಓಡಿಸಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅನೇಕ ಇಂಜುರಿಗಳು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ। ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು। ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। मारे गए युवक हर्षा की हत्या की वजह हिजाब बताया जा रहा है। दरअसल हिजाब विरोधी प्रदर्शन में शामिल हर्षा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उसके साथ ये वारदात हुई। हिजाब के समर्थन और विरोध के बावजूद में हर्षा की हत्या एक नई चिंगारी बन गई। इसके बाद तो जो हंगामा हुआ वो पुलिस के काबू में नहीं रहा। हालात देखते हुए स्कूलों और सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। शिवमोगा शहर में धारा 144 लगा दी गई है। The full force deployment also, you saw that local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shivamoga city especially. So we declared a 144 also. हिजाब के विरोध में पहले से चल रहे हंगामे के बीच हर्षा की हत्या ने माहौल बिगाड़ दिया। शिवमोगा में गाड़ियां जला दी गई, जबरदस्त पथराव हुआ। बड़ी संख्या में मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग की और इसी मांग के साथ मामला सियासी हो गया। From yesterday night, the whole thing has been investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they have got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನು ಓಡಿಸಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅನೇಕ ಇಂಜುರಿಗಳು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ। ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು। ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। बहुत दुखद का बात है। कल हर्षा बजरंग दल का एक्टिविस्ट थे, उनका हत्या किया है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। कर्नाटक सरकार पर हिजाब के मामले में गंभीरता न बरतने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। कर्नाटक के शिवमोगा से नोलन पिंटो, आज तक। वहीं यूपी इलेक्शन या कर्नाटक इलेक्शन और ज्यादा तल्ख हो रहा है। जाप के बाद हर्ष की हत्या से कर्नाटक की तपिश यूपी तक महसूस की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या से कर्नाटक में भारी तनाव है। शिवमोगा में कल आगजनी और पथराव हुआ। अब तक यहां कर्फ्यू है, लेकिन बयानों की बौछार थम नहीं रही है। मंत्री तक हिंदू मुसलमान अब कर रहे हैं। यूपी में चुनाव है तो कर्नाटक में तनाव है। लखनऊ से बेंगलुरु की दूरी भी 1800 किलोमीटर से ज्यादा है।
लेकिन कर्नाटक की तपिश यूपी तक पहुंच रही है। पहले हिजाब विवाद चुनाव पर छाया, अब बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से सियासी पारा आसमान पर जा पहुंचा है। शिमोगा में भारी तनाव है, कल तक कर्फ्यू है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। रविवार की हत्या के बाद से शहर में प्रदर्शन, पथराव और आगजनी होती रही। कल शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की शव यात्रा के बाद भी हिंसा हुई, कई घरों पर पथराव हुए, तोड़फोड़ हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या को हिजाब विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हर्ष के सोशल मीडिया अकाउंट से हिजाब विवाद से जुड़ी कई पोस्ट मिली। हत्या को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बयानों की बौछार हो रही है। अब कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को जब राज्य के गृह मंत्री हिजाब विरोधी प्रदर्शन से जुड़ा मानने से इनकार करते हैं, तब पंचायत राज मंत्री कर्नाटक के ही हर्ष की हत्या को हिजाब विवाद से जुड़ा मानते हुए एक धर्म के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भी बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के पीछे हिजाब विवाद का फायदा उठाने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी के नेता सीटी रवि हत्या के बाद एक्शन के बदले रिएक्शन की संभावना जताने लगते हैं। मैंने मुसलमान ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ। They are just trying to take the advantage of the situation. They want to take the advantage and they want to disturb the law and order, the peace not to be there. They want to disturb the peace. This is the basic intention probably. साजिश करके उनका हत्या किया है। हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना। हिजाब विवाद पहले से यूपी के वोट युद्ध में तैर रहा है। ओवैसी हर मंच से हिजाब पर सियासी हुंकार भर रहे हैं। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। अब मुस्कान बनाम हर्ष को तूल दिया जा रहा है। अब मुस्कान के सामने ही कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष को क्या खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी नेता सीटी रवि ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, मुस्कान हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। वहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद को शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जोड़ा जा रहा है, यानी सियासत इसमें भरपूर हो रही है। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों पर बात की। पूरा इंटरव्यू देखिए राहुल कंवल के साथ रात 9 बजे। पहले कर्नाटक विवाद पर सुनिए छोटा सा हिस्सा। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट angle we have taken a stand that it is with the court and court will decide and accordingly India runs on the constitution। तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिवमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे। और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदायी घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीजें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। As a responsible political party, we have to see to it that we do not take law and order in our own hands and believe in the system, and system is going to take care of it। और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब
भावुक होकर के भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाजत नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। राहुल कंवल के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9 बजे। चौथे दौर के मतदान से पहले यूपी में आतंकवाद पर घमासान छिड़ गया है। पीएम ने अहमदाबाद धमाके को साइकिल से जोड़ दिया। अब बयानबाजी साइकिल पर सवार हो गई और अखिलेश के जिन्ना वाले बयान से हिंदू मुसलमान विवाद उठा था। अब ये हिजाब होते हुए आतंकवाद तक पहुंच गया। मसले बदल रहे हैं लेकिन मुद्दा वही है। जिन्ना पाकिस्तान, दंगा पलायन, 80-20, अब्बा जान से होते हुए यूपी का प्रचार युद्ध आतंकवाद और साइकिल तक आ गया। अहमदाबाद धमाके के फैसले के तार आजमगढ़ से जुड़े तो चुनावी फिजा ही बदल गई। चौथे दौर के चुनाव से पहले अब तो आतंक से प्रहार है, बयानों की बौछार है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है। कभी हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना का महिमा मंडन किया था, उसी हरदोई से प्रधानमंत्री ने अखिलेश की पार्टी के सिंबल साइकिल पर सबसे बड़ा प्रहार किया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। आतंक वाला बयान साइकिल पर सवार हुआ तो बयानों की रेस लग गई। प्रियंका ने फिजूल बयान बताया तो शाह के निशाने पर कांग्रेस भी आ गई। हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर दबा है। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। इन्होंने 5 साल में गुंडा और माफियाओं से गरीब की जमीन कब्जाने का काम। सवाल उठ सकता है कि यूपी चुनाव में 13 साल पुराने धमाके का क्या काम? अहमदाबाद सीरियल धमाके 2008 में हुए। 13 साल बाद फैसला आया तो तार आजमगढ़ से जुड़ गया। धमाके के एक दोषी मोहम्मद सैफ के पिता के साथ शादाब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आ गई। फिर तो बीजेपी ने इसे चुनावी पिच बनाने में देर नहीं लगाई। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आतंकवादियों को छोड़ दें? हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। आप भी यहाँ से बसपा सपा की कर देना। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो ये कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को
वो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ 3 चरणों के वोट ही ईवीएम में बंद हुए हैं। आजमगढ़ में आखिरी दौर यानी 7वें दौर में चुनाव है। ऐसे में आतंकवाद और राष्ट्रवाद चुनावी दंगल में छाया रहेगा। अब देखना है कि अखिलेश कोई दांव चलते हैं या फिर बीजेपी के पसंदीदा अखाड़े से दूरी बनाए रखते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में टीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, जबकि कांग्रेस केसीआर की इस कोशिश से बहुत उत्साहित दिखाई दे रही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी मुखिया शरद पवार से मुलाकात क्या हुई? तीसरे मोर्चे की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ठीक वैसे ही जैसे दिसंबर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शरद पवार से मुलाकात के बाद हुआ था। हालांकि तब ममता के इस बयान के बाद के यूपीए तो खत्म हो चुका है। कांग्रेस ममता से बेहद नाराज दिखी थी, पर राव की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। साथ में ये भी कह रही है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ विकल्प खड़ा नहीं हो सकता। बगैर कांग्रेस देश में बीजेपी मुक्त नहीं हो सकती और सभी स्टेट पार्टियों ने कांग्रेस को सपोर्ट कर एक प्लान बनाकर देश से बीजेपी की सत्ता बाहर करना, यही हमारा सबका मकसद है। और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर राव जी हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे। केसीआर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ समान सोच वाली पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले केसीआर रविवार को उद्धव ठाकरे से मिले थे, उसके बाद वो शरद पवार से मिले, पर तीनों में से किसी ने साफ तौर पर तीसरे मोर्चे की चर्चा नहीं की। देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, कि हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लढना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी सुरुवात। आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं नाही, सदिच्छा भेट होती। आमची भेट जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे, राज्यकारभार दूर राहिला, पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे। हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये। सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नहीं है, बदला लेने वाला। तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय? पूरे देश में एक अलग माहौल बना सकते हैं, तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए फिर बैठेंगे। कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये तय करेंगे। जो उनका सलाह आएगा, जो उनकी सूचना आएगी, इस पर हम सब लोग उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। इस मुलाकात के एक दिन बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया कि केसीआर के अंदर सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। दोनों नेताओं की बहुत से विषयों पर सहमति हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव को आप पहचानते हैं, बहुत ही जुझारू नेता है। संघर्ष करके पूरा राजनीतिक जीवन उनका यहाँ तक पहुँच गया है और उसमें वो क्षमता है केसी राव साहब में कि सबको साथ लेकर नेतृत्व करे। उद्धव जी के साथ भी उनकी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई।
भारतीय जनता पार्टी इन मुलाकातों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं लग रही। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब मैं 2014 से 2019 के बीच महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, तब केसीआर मुझसे भी मिले थे। एक मुख्यमंत्री के दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने में कोई नई बात नहीं है। फडणवीस ने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही बीजेपी के खिलाफ नेता एक साथ आए थे, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बीजेपी के खिलाफ एकता के ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं, पर उनका असर नहीं हुआ है। ममता बनर्जी जब पिछले साल दिसंबर में मुंबई आई थी, तब उद्धव ठाकरे अपनी सर्जरी के बाद आराम कर रहे थे। उनकी ममता से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ममता सिर्फ शरद पवार से मिली थी, पर उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके फ्रंट में कांग्रेस लीड नहीं कर सकती। शरद पवार भी ममता के बयान से सहज नहीं थे। शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही है। आज तक ब्यूरो।